चलिए बाजार में अब आगे किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, हमारे साथ सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट ब्रजेश सिंह जी अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक आप म्यूट हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग संदीप जी। चलिए सर मार्केट पे सर पहले एक बार आपका व्यू दे दें, फिर मैं बाकी स्टॉक्स पे चर्चा करता हूं। मार्केट में सर हमने देखा कल जिस तरह की गिरावट हुई और आज का जो पुल बैक है, इतने वॉलेटाइल मूव सर आप बाजार को कैसे रीड कर रहे हैं? क्या वजह रही है इतने बड़े मूव आने की? कल तो बाजार ने कह दिया कि ये जो गिरावट है वो HMPV के चलते हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए ओवरऑल सेंटीमेंट बाजार का तो नेगेटिव ही है, नो डाउट। को कुछ क्लूज चाहिए होते हैं मार्केट को बढ़ने के लिए और घटने के लिए। तो रही बात ये कि HME की वजह से, वायरस की वजह से जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में इस समय कॉशियस हुई है, नो डाउट। अगर कल के सत्र को और आज के सत्र में अगर हमने देखा जाए तो गिरावट में आदमी अपने स्टॉक्स चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो काटना पसंद पहले करेगा रादर देन बाइंग के लिए। अब ये जो कैट बाउंस आया है कितना सस्टेनेबल है, इसका एक प्रश्न उठता है। अगर हम लेवल्स की बात करें जी तो निफ्टी का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 23,900 23,950 का है। और रही बात सपोर्ट की तो इमीडिएट सपोर्ट जो आता है 23,500 का आता है, दूसरा 23,300 का आता है। बैंक निफ्टी की बात करें क्योंकि मेन कल का कल्प्रेट बैंक निफ्टी ही था, बैंक निफ्टी की गिरावट की वजह से निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली थी। तो उस लिहाज से बैंक निफ्टी जो 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे बंद हुआ था। तो इमीडिएट इस समय जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो लगभग 50,350 50,400 का है। और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 50,700 से लेके 50,800 का दूसरा रेजिस्टेंस आता है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट 49,600 से लेके 49,700 का आता है। और अगर कोई क्लोजिंग 49,600 के नीचे अगर क्लोजिंग बैंक निफ्टी देता है तो फिर 49,000 को इन्विटेशन है। तो अगर इस लिहाज से ओवरऑल मार्केट को समझने की कोशिश करें तो मैं यही कहूँगा कि पेशेंस रहें, डोंट बी एग्रेसिव, पोजीशन साइजिंग को देख के चलें। और जहां आपको लीडर्स देखने को मिल रहे हैं, जहां वीकली ब्रेकआउट्स है या मंथली ब्रेकआउट्स है, उसमें आप चाहें तो आप निवेश कर सकते हैं। टाइम फ्रेम को थोड़ा बढ़ा के चलिए और पोजीशन साइजेस को थोड़ा कम लेके चलिए, तो इस मार्केट में आप सस्टेन कर सकते हैं। टाइम फ्रेम ज़्यादा, पोजीशन थोड़ी हल्की रखिए। ये फिलहाल जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट का, उस हिसाब से आपको अपने आप को रीअलाइन करना होगा, रीफोकस करना होगा, अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। सर घरेलू खबरों की बात करें, मैंने HMPV आपसे जानबूझ के इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ हैं इसको लेकर कि ये वायरस नहीं है, ये फ्लू है, 2001 से है, नीदरलैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और इनफैक्ट एम्स की ओर से जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा संस्थान है स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो उनकी ओर से भी जो कमेंट्री आई है वो यही कह रहे हैं कि इससे कोई घबराहट की, कोई चिंता की ऐसी ज़रूरत नहीं है। बेवजह है ऐसी घबराहट, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि ये सालों से है देश में, पहली बार नहीं है कि ये फ्लू या फिर ये जो वायरस को जो टर्म दिया जा रहा है इसको, ये हमारे देश में पहली बार आता हुआ दिखा है। और इसके जो ज़्यादातर मरीज हैं वो 2 से 3 दिन में खुद से ही ठीक हो जाते हैं। और वैसा हमने देखा भी है, बैंगलोर में भी जो केसेस आए थे उसमें हमने देखा है कि जिन बच्चों को एडमिट किया गया था वो कुछ दिनों बाद खुद सही होकर, स्वस्थ होकर घर लौट भी गए हैं। तो उस लिहाज से सर कैसे देख रहे हैं आप जितनी भी ये हेल्थ केयर कंपनीज हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हुए या फिर जो टेस्टिंग वाली कंपनीज होती हैं, थायरोकोड, डॉक्टर लैब्स वाली? तो देखिए संदीप जी, ओवरऑल जो आपने कहा, पूरा समीकरण जो आपने बताया, नो डाउट मार्केट उसको एक पैनी नज़र से देख रहा है। और अगर मैं ओवरऑल इस वायरस की बारे में अगर हम थोड़ा सा और संक्षेप में बोलें कि नो डाउट ये 2-3 दिन में सही हो जाता है, बट मार्केट उस चीज़ को लेता नहीं है। जनरली मार्केट में वी ऑल नो कि रूमर्स और न्यूज़ दोनों ही परस्पर चलते हैं और हमेशा रूमर्स की वजह से गिरावट और खरीदी आती है और न्यूज़ जैसे डिस्क्लोज होती है वहीं पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अच्छा है, ये ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी मरीज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हुए हैं, एडमिट हुए हैं, वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और प्रिकॉशन जरूर लेके चलना चाहिए। रही बात मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर की, तो हमने देखा भी है कि जनरली कल के सत्र में थायरोकेयर, अजंता फार्मा,
अपोलो हॉस्पिटल इसमें खरीदी देखने को मिली थी। तो इस लिहाज से अगर मैं चार्ट वाइज बोलूँ तो अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स पे। और उसमें मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपोलो हॉस्पिटल को अगर लॉन्गर टर्म पिक्चर्स में देके चलें तो अगर ये स्टॉक 7,100 और 6,900 ये लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम, और मेरा मीडियम टर्म में एजम्पशन लेके चल रहा हूँ 4 से 6 महीने के लिहाज से, तो फिर इसमें पोटेंशियल है लगभग 8,200 से 8,400 की जाने की। तो अपोलो हॉस्पिटल चार्ट पे थोड़ा बेहतरीन है, उसमें एक बार आप नजर ले सकते हैं, लेकिन ये लेवल पे बाइंग ना करें। इसमें 200 रुपए की और गिरावट अगर आती है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लोअर लेवल्स पे अपोलो हॉस्पिटल को खरीदें, ऊपर में अच्छे खासे 8,000 के पार के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सर एक और इवेंट है आज, इनफैक्ट FY25 यानी कि पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो उसकी GDP के जो एडवांस अनुमान है वो भी जारी होने वाले हैं। बाजार मान के चल रहा है कि शायद 6.4% पर ये जो अनुमान है वो जारी हो सकता है। हालांकि RBI का अनुमान जो था वो इसके ऊपर था, 6.6% का था। तो ये जो नंबर आता है सर, इसका जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये तो चलो ठीक है, नंबर आ जाएगा, लेकिन बाजार में सर फिलहाल कैपिटल गुड सेक्टर, इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको लेकर किस तरह का व्यू बन रहा है? अगर हम L&T की बात करें, सीमेंस, ABB, कमिंस इंडिया जैसे जो स्टॉक्स हैं, उन पर आपका क्या व्यू है? तो जैसे कि संदीप जी आपने कहा कि ओवरऑल अगर हम कैपिटल सेक्टर को देखें तो डेफिनेटली चाहे वो सीमेंस हो, चाहे L&T हो, या और भी कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हों, उसमें बाइंग देखने को मिलेगी। और उस लिहाज से जनरली आने वाले सत्र में फर्स्ट ऑफ फेब में अगर आप देखेंगे तो बजट भी आने वाला है, तो उस पे भी पैनी नज़र है मार्केट की, और उस लिहाज से मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। दोनों अगर हम दिग्गजों को अगर हम कंपेयर करें, सीमेंस को और L&T को, तो मैं यही कहूँगा कि L&T का स्टॉक थोड़ा बेहतरीन लग रहा है एज कम्पेयर टू सीमेंस के स्टॉक से। बट फिर भी इसमें भी यही कहूँगा कि ये लेवल पे बाइंग नहीं बनती। इस समय 3,600 के आसपास का भाव चल रहा है। अगर बाइंग ही करनी है तो 3,450 से लेकर 3,500 के बीच में बाइंग बनती है, और 3,250 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, और ऊपर में जो टारगेट रहेगी वो लगभग 4,200 के आसपास के निकल के आते हैं। तो गिरावट में ही खरीदे L&T को एज कम्पेयर टू सीमेंस इज बीन कंसीडर। ठीक है, L&T बेटर है, लेकिन गिरावट पे खरीदें, ये फिलहाल व्यू कैपिटल गुड स्टॉक्स को लेकर निकल के सामने आ रहा है। सर शुगर सेक्टर पे भी आपका व्यू लेना इंपॉर्टेंट है। शुगर का जो MSP है उसको बढ़ाने को लेकर फैसला जल्द आ सकता है, ऐसा जो फूड मंत्रालय उनकी ओर से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जो मौजूदा MSP है शुगर का वो 31 रुपये पर किलो है, और कंपनियों की शुगर की जो MSP है उसे बढ़ाकर 14 से 39.14 से 42 रुपये पर किलो करने की मांग है। तो अच्छे खासे जम की यहाँ पे मांग की गई है। 31 रुपये का फिलहाल भाव है, और 39 रुपये से 42 रुपये कर दीजिए, ऐसा शुगर कंपनी की ओर से मांग की जा रही है। अब ये डेवलपमेंट क्या होते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन सर स्टॉक्स को लेकर किस तरह का व्यू बन रहा है? क्योंकि शुगर सीजन की शुरुआत हो जाती है नए साल की अक्टूबर से, तो इनमें जो एक्शन है वो बनना शुरू हो जाता है, और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है वो तो और भी सपोर्टिव नज़र आ रहा है। तो जैसे आपने कहा, ऑब्वियसली मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है शुगर के स्टॉक्स में, और उस लिहाज से फेस्टिवल सीजन भी गया है। तो EID पैरी को आप देख सकते हैं चार्ट पे, एक स्टॉक जो अच्छा लग रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, और इस समय मेरा ऐसा मानना है कि 885 के आसपास का भाव है। तो थोड़ी गिरावट में इसको ले सकते हैं, 840 से लेकर 850 के बीच में अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। और उसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 790 का रहेगा। थोड़ा सा पिक्चर ब्रॉड लेके चलना पड़ेगा, और जो ऊपर के टारगेट रहेंगे वो 4 डिजिट के रहेंगे, लगभग 1,050 1,060 पहला टारगेट है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 1,200 तक के भी टारगेट आप देख सकते हैं। लेकिन 1,200 के लिए कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 6 से 9 महीने का व्यू लेके चलें। ठीक है, EID पैरी बेस्ट ऑफ द लॉट है। यहाँ पे आप चीनी शेयरों पर आपका व्यू है, तो पॉजिटिव साइड पे आप ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। कुछ और खबरों की बात करें तो सर टाइटन के Q3 बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं। हालांकि आज GM ब्रिवरीज, वन मोबीक्विक सिस्टम, इनके नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कंपनियों के जो तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके ऊपर स्टॉक रिएक्ट भी कर रहे हैं। टाइटन की बात करें तो इनके Q3 में जो सेल्स है वो 24% बढ़ी है साल 10 साल अगर आप कंपेयर करें, और त्योहारी सीजन जिसकी आप भी बातचीत कर रहे थे सर, उसका एक जो बूस्टर है वो बिक्री के तौर पर टाइटन में भी साफ तौर पर दिखा है। शादियों का सीजन भी था, उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा है। तो टाइटन और ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है सर अभी? तो
दो तीन दिन से देखा है कि ज्वेलरी स्टॉक्स में बाइंग तो हुई है, चाहे दिव्या इंटरनेशनल हो या टाइटन का हो। अगर हम स्पेशली अगर हम टाइटन के बारे में अगर हम बात करें तो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। 3150 3200 का नीचे का एक सपोर्ट है, ऊपर में देखेंगे तो 3870 3900 के आसपास में इसका रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 3538 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, तो 3450 पे बाइंग कर सकते हैं। 3200 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और जैसे कि मैंने ऊपर का एक रेंज बताया 3870, इसको ये टच करता है तो ये पहला टारगेट रहेगा। और जैसे ही ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो इसमें पोटेंशियल है ऊपर में 4400 4450 तक की जाने की। सो टाइटन डेफिनेटली करंट लेवल पे या डिप्स में बाइंग करें तो रिटर्न मिल सकते हैं। सर, ऑटो स्टॉक्स को लेकर स्पेशली अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें और एम की बात करें तो इनके सेल्स नंबर आए थे दिसंबर महीने के, उसके बाद इनके जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं। टाटा मोटर्स के जो JLR के नंबर्स हैं उसका भी इम्पैक्ट आज स्टॉक पे दिख रहा है। 750 के नीचे सर एक समय स्टॉक का फिसल गया था। उत्पादन के नंबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, किस तरह से इन्होंने Q3 में जो उत्पादन है वो रिपोर्ट किया है। M&M के नंबर्स भी आपके सामने आ जाएंगे स्क्रीन पर। तो सर टाटा मोटर्स एक समय 750 के नीचे भी चला गया था, 1180 का हाई है अगर मुझे सही याद है, 1179 रुपये का। तो वहाँ से लेकर 770 रुपये तक का डिप आया, अभी ये 784 के आसपास है। टाटा मोटर्स सर अगर किसी को रहना ही है ऑटो सेक्टर में तो क्या इन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, और जिनके पास हैं क्या वो और भी ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स पर? तो पहले मैं अगर स्टॉक्स को दोनों कोई स्टॉक्स को कंपेयर करके चलूँ चार्ट वाइज, तो डेफिनेटली टाटा महिंद्रा का चार्ट टाटा के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। पहले मैं महिंद्रा के बारे में बोलूंगा। महिंद्रा का अगर आप देखेंगे तो लगभग 2670 से लेके ऊपर में 3200 तक के रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। जब भी कभी 2670 2700 या 2800 के आसपास में जाता है तो आप देखिए वहां पर एक खरीदी आती है और दोबारा रीटेस्ट करता है 3200 के ऑर्ड के लेवल। तो इस समय 3122 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। या तो 3200 के ऊपर एक ट्रेड हो और नया फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले तो फिर ये 3800 तक के भी लेवल दिखा सकता है 9 महीने से 12 महीने के लिहाज से। नहीं तो अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू लेके चलें तो ये लेवल पे तो बाइंग नहीं बनेगी। बाइंग अगर करनी भी है तो एटलीस्ट मिनिमम 2900 के आसपास में अगर ये स्टॉक अगर आता है तभी आप बाइंग कर सकते हैं, और उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें 2700 रुपये का। और जैसे कि टारगेट बताया 3200 रुपये का आप टारगेट ले सकते हैं। रही बात टाटा मोटर की, जो आपका प्रश्न था कि लगभग 1180 के आसपास एक सत्र में ट्रेड करता था, वहाँ से इसमें बिकवाली देखने को मिली और फिर लगभग 720 के आसपास का एक बेस बनाने की कोशिश करी, वहाँ से दोबारा एक पुल बैक देखने को मिला है। प्योरली ऑन अ पुल बैक रैली के लिए मैं यही कहूँगा कि 720 का ही एक स्टॉप लॉस लेके चलें। जब कभी भी स्टॉक में 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है डेली चार्ट पे, और अगर एक बेस फॉर्मेशन करता है तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को एटलीस्ट टच करने की कोशिश करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल पे या 760 या 65 के आसपास में बाइंग करें, 720 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम टारगेट 870 से 880 का रहेगा। तो अगर किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है तो टाटा मोटर में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 720 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। 720 रुपये का स्टिक स्टॉप लॉस रखें, टाटा मोटर्स में आप फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। सर एक ऑर्डर विन की खबर है, अशोका बिल्डकॉन में स्टॉक 5% ऊपर भी है। इनकी एक सब्सिडरी है जिन्होंने NHAI के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 1391 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। पश्चिम बंगाल में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसकी 4 लेनिंग का ये प्रोजेक्ट है जो कि इनके हाथ लगा है। स्टॉक 5% ऊपर है, अपने 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर नहीं है अशोका बिल्डकॉन में। और बाकी जो जितनी भी इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज होती हैं सर, उन पर कोई ऐसा व्यू जो कि सबसे बढ़िया लग रहा हो इस पूरे स्पेस में आपको बाइंग के लिहाज से? तो जैसे आपका प्रश्न था कि ओवरऑल सिनेरियो इंफ्रा स्टॉक्स में कौन सा बेहतरीन लग रहा है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि L&T भी उस इंफ्रा स्टॉक्स में आता है। तो हमने L&T के ऊपर बात भी करी है, तो L&T पे भी एक नज़र आप दे सकते हैं। दूसरा आपने कहा अशोका बिल्डकॉन के बारे में, तो अशोका बिल्डकॉन का अगर हम चार्ट देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो जब कभी भी इसमें गिरावट आती है तो एक बेस फॉर्मेशन बनाता है और फिर उसका दोबारा एक फ्रेश रैली इसमें देखने को मिलती है। इस समय लगभग 290 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। एक इनसाइड बार फॉर्मेशन है डेली चार्ट के लिहाज से। लगभग 270 का अच्छा सपोर्ट है
तो चाहे तो मौजूदा स्तर या कोई डिप में आप बाइंग कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानता है कि ये दोबारा एक बार रीटेस्ट कर सकता है अपने ऊंचे स्तर को, जो इसका 52 वीक हाई है लगभग 319 के आसपास में, उसको रीटेस्ट कर सकता है। और अगर एक बार उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर दूसरा लेवल जो रहेगा वो लगभग 340-345 का रहेगा। सो अशोका बिल्डकॉन 275 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लेके प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 319 फॉलोड बाय 340-45। चलिए ठीक है, ये राय है फिलहाल जहाँ तक इस स्टॉक की बात है। लेकिन बाजार बोलता है हमारा जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर समेटते हैं। सर कुछ छोटे छोटे स्टॉक हैं जहां पे आज हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, जहां पे काफी एक्शन बनता हुआ दिखा है। उसमें एक इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना है जो कि 8% ऊपर है। किर्लोस्कर ब्रदर्स इसमें 10% का मूव देखने को मिल रहा है। बायोकॉन में भी फॉर दैट मैटर 7.5% की तेजी है। इन तीनों स्टॉक्स में से कोई ऐसा स्टॉक जिसका चार्ट आपको सबसे बेटर लग रहा हो, सबसे अच्छा लग रहा हो? तो ऑब्वियसली बायोकॉन का चार्ट थोड़ा बेटर लग रहा है। एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है, पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया है, 380-81 का था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया है, वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट दिया है। 385 पे ट्रेड कर रहा है, 380-85 के 380-81 पे आता है तो दोबारा एक बार एंट्री बनती है। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो एक्सक्यूज मी, रही बात स्टॉप लॉस की, तो मैं यही कहूँगा कि आप 365 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 410 से 415 का रहेगा। इंटेलेक्चुअल की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट ये भी पॉजिटिव है, बट ये लेवल पे बाइंग नहीं बनती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये स्टॉक 950 के नीचे अगर ट्रेड होता है तभी आपकी एक जेन्युइन बाइंग बनेगी। वहाँ आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 920 का रहेगा और टारगेट जो ऊपर के रहेंगे वो लगभग 1020-1040 के रहेंगे। ठीक है, तो इंटेलेक्ट डिजाइन पर ये बात राय। बायोकॉन का स्टॉक काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है और बाजार में भी हम देख रहे हैं कि आज जो मूव है काफ़ी स्मार्ट देखने को मिल रहा है। 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी अभी भी निफ्टी में है। करीब 250 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स नजर आएगा। और छोटे मोटे स्टॉक्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, BSE स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आप देखेंगे 1 से 1.5% की मजबूती। खासतौर पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स हैं वो कल ज़्यादा पिटा था और सबसे ज़्यादा तेज़ी भी आप देखेंगे आज BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% के आसपास के गेंस वहीं पर देखने को मिले। तो छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इससे बेहतर समय क्या हो सकता है हमारा खास सेगमेंट लाने के लिए? छोटे शेयर ऊंची छलांग। तो कुछ स्टॉक्स की बात करें उससे पहले हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। ब्रजेश सर, एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, वो कह रही हैं गुड मॉर्निंग संदीप सर जी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस सर। ONGC, इंडिया बुल्स और सेजिलिटी इंडिया तो सर हाल ही में एक लिस्टेड कंपनी है, अगर उसके आप चार्ट देख पाएँ तो वो कह रही है कि इनमें से कब फ्रेश एंट्री करना उचित होगा। 3 स्टॉक्स के बारे में वो जानना चाह रही हैं। इंडिया बुल्स का तो नाम बदल चुका है अब, आई थिंक सम्मान कैपिटल हो गया है। तो ONGC, इंडिया बुल्स और सेजिलिटी, इनमें फ्रेश एंट्री के लिए सवाल है सर। तो मैं यही कहूँगा कि इंडिया बुल और ONGC, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? यस सर। या तो इन तीनों में ही अगर आप देखेंगे तो एक वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में ONGC के चार्ट ने एक अच्छा एक बेस बनाया है और उसमें एक जो बाइंग देखने को मिली है कि अच्छे सपोर्ट से बाइंग देखने को मिली है। तो इन तीनों ही चार्ट को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ONGC का चार्ट ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। इस समय 265 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। और जैसे कि मैं आपका पहले भी मैंने अदर बिजनेस चैनल में कहा कि जब कभी भी एक बेस फॉर्मेशन बनता है और 200 दिन के नीचे अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स ही ट्रेड कर रहा है तो वो एक उसमें प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो एटलीस्ट मिनिमम इट कैन गो टू द लेवल ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज, और वही यहाँ पर हुआ है। तो इसमें थोड़ा वेट करें ONGC में। मेरा ऐसा मत है कि अगर ये 265 की जगह 270 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तब आपकी एक बाइंग फ्रेश बाइंग बनती है। वहाँ आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 255 का रहेगा और जो टारगेट रहेंगे 295 से 298 के बीच में फर्स्ट टारगेट रहेंगे, और अगर उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो 310 के दूसरे टारगेट रहेंगे। तो ओवरऑल तीनों ही चार्ट में ONGC का चार्ट थोड़ा बेहतरीन लग रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा हुआ है। ONGC का चार्ट बेटर है, क्रूड का भी इम्पैक्ट है और ये ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ स्टॉक्स छोटे मोटे स्टॉक्स जो कि प्राइस वाइज छोटे होते हैं जिनमें ज़्यादा एक्शन दिख रहा है, उसमें एक स्टॉक है RCF का, जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है। सर लास्ट मैंने देखा था 6% के आसपास की तेज़ी थी। RCF में क्या कोई फ्रेश पोजिशंस भी बनाई जा सकती है? मोमेंटम आपको आगे सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है?
तो देखिए कि एक 165 का एक अच्छा सपोर्ट बना के ये इसमें उछाल देखने को मिली है। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वहीं अगर आप ऊपर में देखेंगे तो 184 185 के आसपास में इसका एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है इस समय 177 के आसपास में। तो ये लेवल पे तो बाइंग नहीं बनेगी, 172 के आसपास में आता है तो बाइंग कर सकते हैं, 165 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और ऊपर में जैसे मैंने टारगेट कहा था 184 186 की पहले टारगेट रहेंगे, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो दूसरा टारगेट जो निकल गया था वो 192 का था। तो गिरावट में आरसीएफ पे डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से देखें सर, किसी भी दिन जो स्टॉक सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है वो वोडाफोन आइडिया का रहता है। टॉप ऑफ द चार्ट आपको दिखेगा जब आप वॉल्यूम के बेसिस पे देखेंगे। आज भी 2.25% की मजबूती है। पिछले 5 दिन में आप देखें, कल एक सेशन गिरावट का था जब बाजार गिरा था, लेकिन स्टॉक पॉजिटिवली ही रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब ये 8 रुपये के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आज भी देखें तो 2.25% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले कुछ दिनों का एक्शन देखें, स्पेसिफिकली एक महीना देखें तो फ्लैट है, लेकिन 5 दिन में आप देखेंगे तो लो लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाने की ये स्टॉक कोशिश कर रहा है। सर 8 रुपए के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हायर लेवल्स पे इसमें फंसे हुए हैं। जब से इसका ये जो प्लेसमेंट भी हुआ है QIP का, उसके बाद थोड़ा सा इसने उठने की कोशिश करी, कुछ बैंक गारंटी को लेकर भी इनके कुछ पॉजिटिव खबरें आई, लेकिन हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है क्योंकि लोग जो फंसे हुए हैं वो अपनी पोजीशन हल्की करने लगते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं सर? तो संदीप जी, मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी आप निवेश करें तो पहले सेक्टर या इंडस्ट्रीज को देखें और फिर उसके बाद में उसमें लीडर्स को पकड़ें। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली आपके नज़र में 2 ही स्टॉक आएंगे, एक या तो भारती या दूसरा जियो। वोडाफोन में अगर आपने ट्रेडिंग भी करी है तो आप देखिए नीचे में 6 रुपये 20 पैसे या 30 पैसे का एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट लगभग 7 रुपये 22 पैसे के आसपास में आता है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 9 रुपये 50 पैसे लेके 9 रुपये 70 पैसे का है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो वो 11 रुपये दिखा सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट वीक है, फिर भी अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो फिर मैं यही कहूँगा कि 7 रुपये 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस लेके चले, और ऊपर में जो टारगेट बताए हैं 9 रुपये 70 पैसे के आसपास, वो आप लेके चल सकते हैं। बट एटलीस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस स्टॉक, फ्रेश बाइंग भी ना करें, और अगर किसी ने ले रखा है तो उछाल में निकलने की ही सलाह रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि इनकी पैरी कंपनीज जो होती हैं उसमें निवेश करें, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया। अवॉइड करें, दूर रहें वोडाफोन आइडिया से, सेक्टर लीडर्स के साथ रहें। टेलीकॉम में रहना है तो भारती जियो ये बेटर नाम है जहां पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, खुर्शीद जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। खुर्शीद जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हम गुजरात बड़ौदा से बात कर रहे हैं। हाँ, बताइए कौन से स्टॉक के बारे में जानना चाह रहे दहानी सर्विस का 267 के भाव पे क्या? कौन सा शेयर बताया सर? दहानी सर्विस। धानी सर्विसेज, ओके। 200 शेयर आपके पास है। और हाँ, तो कब लिया था सर आपने और कितना व्यू है आपका? तो 3 महीने का है सर। 3 महीने का व्यू है आपका, ओके। तो 67 पे आपने लिया। और हाँ, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। कब लिया था सर आपने ये? और लिए थे सर दिसंबर में लिए थे। दिसंबर में आपने लिया था। और स्टॉक देखिए सर, इन्होंने 67 पे लिया है और 104 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि इन्होंने कब से लिया है सर आपने, और अच्छे खासे गेंस पे आप बैठे हैं। आज भी 3.5% के आसपास की मजबूती है। सर क्या राय देंगे इनको आप? जो प्रॉफिट हो रहा है, पहले तो सर मैं इनको बधाई दूंगा, इन्होंने अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया, उसमें इनको पैसा भी बन रहा है और इस तरह के बाजार में जो कि बहुत वॉलेटाइल है। और दूसरी बात सर, प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या प्रॉफिट बांध लेना चाहिए या आप कहेंगे कि स्टॉप लॉस लगा के बने रहें? मैं भी इनको बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे मार्केट में इन्होंने ऐसे स्टॉक्स में निवेश किया और एक डिसेंट रिटर्न ऑफ द प्रॉफिट इनके हाथ में है। 2 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, प्रॉफिट पेपर पे है, डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। मौजूदा स्तर पे लगभग 104 के आसपास का भाव चल रहा है। दूसरा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहूँगा कि 98 रुपीज़ के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें। तीसरा, ऊपर अगर जैसे इनका 3 महीने का व्यू है तो उस लिहाज से जो ऊपर के जो टारगेट हैं चार्ट वाइज, वो लगभग 115 116 के निकल के आ रहे हैं। दूसरा जो टारगेट निकल रहा है वो लगभग 133 के आसपास के निकल के आ रहे हैं। लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की पहली सलाह रहेगी। एटलीस्ट पेपर में से ना लेके आप उसको अपने मार्केट से अपने अकाउंट्स में लेके आइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए खुर्शीद भाई, आपके लिए ये राय है। और बाकी जो आपके पास स्टॉक बचेंगे, थोड़ा जो हिस्सा बचेगा उसको आप 98 के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में थोड़ा पैसा लेकर आइए, ऐसा ब्रजेश सर आपको राय दे रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं कि आपने अच्छा शेयर चुना और आपको मुनाफा भी हो रहा है। ऐसे बाजार में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, आपने अच्छा स्टॉक चुना और उसमें आपको पैसा भी बन रहा है। ऐसा एक स्टॉक है सर विशाल मेगा मार्ट का, जिसको आईपीओ में मिला उसका पैसा तो बन ही रहा है। जिन्होंने आईपीओ के बाद भी लिया है उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 रुपये के आसपास खरीदारी करी, तो उनका पैसा भी बन रहा है। हाल फिलहाल इसने 114 115 का लेवल भी पार किया था। आज भी हम देख रहे हैं सर स्टॉक काफ़ी एक्टिव है और इनफैक्ट लोअर लेवल से इसमें जो टेंडेंसी है वो यही है कि बाय द डिप्स, यानी कि हर लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। आज भी 6% के आसपास का अप मूव है। इनफैक्ट आप डीमार्ट देख लीजिए या फिर इनका जो दूसरा पीयर है V2 रिटेल, उनके जो बिजनेस अपडेट्स आए थे Q3 के बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही स्ट्रांग थे, तो उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक पे खासतौर पे देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया पर माफ कीजिए सर, विशाल मेगा मार्ट पर अगर किसी का कोई व्यू है या किसी के पास पड़ा हुआ है तो आप उनको क्या राय देंगे? हालांकि चार्ट्स आपके पास कम होंगे, लेकिन फिर भी कोई राय जो आप सजेस्ट कर पाएं। डेटा सफिशिएंट नहीं है, बट फिर भी ये कहूँगा कि 99-100 रुपये के पास में एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 103-104 के आसपास में निकल के आ रहा है। तो दो एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और ऊपर में टारगेट जो है वो लगभग रिसेंट स्विंग है 117-118 का आप ले सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर ये 132 तक जा सकता है। तो अगर किसी के पास में है और शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 103-104 का स्टॉप लॉस देख सकते हैं, 117 फॉलोड बाय 133, दो टारगेट आप अजम्पशन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो सर स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं आपसे डिस्कस करने हैं, उसमें ओला इलेक्ट्रिक है, जैन इरिगेशन है, जोमेटो है, ITIS की बातचीत करेंगे। समय का अभाव है सर, आपको विदा करें उससे पहले सर आपके जो टॉपिक्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के लिए चुनकर लाए हैं वो अगर आप शेयर कर दें प्लीज़। तो दो स्टॉक हैं संदीप जी, और दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अपडेट करना चाहूँगा। नंबर 1 है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, 1349 के आसपास में या 52 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड होता है, और जब कभी भी इसमें गिरावट आती है तो एक बेस फॉर्मेशन बनाता है, 2 से 4 दिन कंसोलिडेशन में आता है, फिर उसके बाद एक फ्रेश बाइंग देखने को मिलती है। मौजूदा स्तर पे बाइंग कर सकते हैं या कोई गिरावट में बाइंग कर सकते हैं। 1300 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 1490 के रहेंगे। टाइम फ्रेम, मिनिमम टाइम फ्रेम जो होल्ड का रहेगा वो एटलीस्ट 1 वीक का रहेगा। इट कैन एक्सटेंड टू 3 वीक्स ऑल्सो। दूसरा जो स्टॉक्स है बाइंग करने के लिए वो शीला फॉर्म करके है, SFL के नाम से स्टॉक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है V शेप की रिकवरी देखने को मिली है इसमें भी, और अपने जो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस हैं, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज हैं टेक्निकल के लिहाज से 20 दिन, 50 दिन, 200 दिन के मूविंग है, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। लगभग 1007 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। तो मौजूदा स्तर पे बाइंग ना करें, 1000 के नीचे के लेवल पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 970 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट जो लेके चलेंगे वो लगभग 1060, 1065 का लेके चलेंगे, और टाइम फ्रेम जो होल्ड का रहेगा वो लगभग 1 हफ्ते का रहेगा। तो दो स्टॉक्स हैं, ठीक है, 1 हफ्ते का व्यू है। शीला फॉर्म और पॉलीप्लेक्स, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रजेश सर कह रहे हैं कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ब्रजेश सर, इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर्स जितने भी स्टॉक्स हुए हैं उनके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? तो संदीप जी, जो भी स्टॉक्स में हमने बात की है, पर्सनली मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की किसी की भी होल्डिंग नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट क्लाइंट्स विच कंपनी विच आई एम वर्किंग फॉर, अपोरेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, वो उन क्लाइंट्स के पास में हो सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स के सिस्टर कंपनीज हैं, फॉर्म में एसोसिएट्स हैं, उनके पास में हो सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ